चलिए देखिए, तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, जो गंगा स्नान है हम लोग का अब शुरू होगा। अब नहीं आए या कुछ लोग छूट गए तो अब फोन भी करेगा तो फोन नहीं आएगा, फोन चल गया। अब देखिए ध्यान से, तो अब फिर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश। देखिए पूरा देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, और यानी देखने की संवेदनशीलता प्रदान करता है प्रकाश से। और हम लोग प्रकाश से खाली नहीं देख सकते हैं, आंख और प्रकाश दोनों को मिलने से देख सकते हैं, यानी दोनों के सहयोग से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकाश से खाली देख लेंगे, आंख रहेगा तो, और जिसका आंख भी है तो रात में कहीं नहीं देखता है, तो रात में नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश होगा, आंख होगा, तभी देख सकते हैं। तो ये आप प्रकाश से डिफरेंस और बताते हैं, क्योंकि तो प्रकाश के लिए बता दिए कि आप लोग के लिए, लेकिन यही 12th में जाओगे तब प्रकाश का डिफरेंस चेंज कर देंगे वहाँ कि सर आप तो 10th में ऐसे बताए थे, अब 12th में ऐसे क्या कर रहे हैं। तो 12th का बताएंगे कि प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है, जो नेत्र को देखने की संवेदना प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखेगा ना तो तुम लोग कहेगा कि ना छोड़ देगा, इसलिए प्रकाश वही ठीक है आपके लिए। बोलिए अब है प्रकाश में, आइए अब देखिए प्रदीप्त वस्तु, लुमिनियस। बोलो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बताएगा, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लैंटेन, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब कुछ हो गया। सूरज हो गया आपका, चंद्रमा मत लेना, चंद्रमा क्या होता है? वो चमकता है, लाइट होता है। जैसे तारा वगैरह हो गया। तो इसमें कहने का मतलब हुआ कि जहां से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आइए बाबू, आप प्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं बाबू? आप प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बताओगे, जैसे बेंच, टेबल, ईंटा, पत्थर, ये सब जो भी है तो कुछ हो गया, आप प्रदीप्त वस्तु का एक भाग होता है। अब आते हैं देखिए ध्यान से, किरण पुंज। इसे तो याद होगा, धीरे धीरे लोड पड़ेगा। किरण पुंज किसे कहते हैं? बोले किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। बोलो किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी। दूसरा कौन सी? अभिसारी। कौन बाबू? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। यही ना है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, तो अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा कौन सी है? आपका समांतर किरण पुंज। इधर मिटा देते हैं। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अब इधर समझाएंगे हम लोग। देखिए कहता है तीनों किरण पुंज समझेंगे कैसे काम करता है। चलिए देखिए, तो आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं बताइए तो बाबू, बताइएगा। आप सारी किरण पुंज, तो ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? आप सारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप सारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जहां से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? आप सारी किरण पुंज। जैसे बताइए तो, ये कौन सी हो गया रे? आप सारी। बाबू कौन सी हो गया? आप सारी। ऐसे कहने का मतलब है कि जैसे टॉर्च, टॉर्च कौन सी हो गया? आप सारी। आप मतलब कौन सी? ऊपर। तो आप मत जैसे बोले आप सारी किरण पुंज, कहना कि प्रकाश फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। आप होगा, आप मतलब ऊपर उठेगा। तो क्या हो गया? आप सारी किरण पुंज में कहता है जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है उसे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। और जैसे बताओ तो टॉर्च, गाड़ी का हेडलाइट, ये सब कुछ हो गया आप सारी। दूसरा बताएगा, दूसरा कौन सी बाबू? अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज
वैसा किरण पुंज, ध्यान देख बाबू, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे बोलेगा, जैसे बोलेगा, जैसे में कौन जी, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट पावर का चश्मा ही बोल सकते हैं उसमें। तो देखिए जहां प्रकाश आकर के एक बिंदु स्रोत पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। और जहां से प्रकाश निकल कर फैलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी। और तीसरा कौन सी है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे हम कहें बाबू इस घर में लाइट लगाना है, हम इस रूम से बढ़कर वो लाइटें लगा दिए तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। जैसे पृथ्वी पर आ रहा है सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो बोलो पृथ्वी से छोटा सूर्य है कि बड़ा है? बड़ा है। इसीलिए कहने का मतलब हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण में आता है। अब देखिए ध्यान से, देखो ना, तो समांतर किरण पुंज में देखो ध्यान से, तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज एक दूसरे से क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है बाबू? समान होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए ध्यान सुनेगा, आगे देखिए। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बाबू कुछ पर, अब आते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मिटाते चल जाएंगे, ऊपर लिखने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं पारदर्शी। इधर तो कोई भार नहीं है, धीरे धीरे लोड बढ़ेगा, इन्हें तक और बढ़ जाएगा। तो अभी तो मजा आएगा, ताकि सारी चीजों याद है, भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो है। देखिए ध्यान से, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसकी आर पार आसानी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं बाबू? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से दिखाई देता हो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप बताइए, जैसे पता होगा, जैसे कांच, क्या होगा? कांच यानी शीशा। हवा, हवा पारदर्शी है कि नहीं है रे? हवा तो है। जल, जल पारदर्शी है कि नहीं है? तो जल ही पारदर्शी है। अगर साफ जल है तो पारदर्शी होगा। देखते हैं कि मछली भी साफ साफ दिखाई देता है जो साफ पानी में, तो क्या है? वो पारदर्शी का भाग हो गया। बोलो पारभासी क्या है? पारभासी वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये सब कुछ हो गया पारभासी का एक पार्ट होता है। तो सुनो ध्यान से, पारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया। अब आते हैं कुछ अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से दिखाई नहीं, सॉरी, वैसा पदार्थ जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? जैसे बोलो, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, हम हो गए, आप लोग हो गए। ऐसा है कि हम लोग को दिखाई देगा आगे पीछे पूरा खड़ा हो जाएंगे तो उन्हें सार नहीं आगे उन्हें खड़ा है वो है कोई, ऐसा दिखाई देगा नहीं। आप पारदर्शी तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? आप पारदर्शी कहते हैं। अब आइए कोई पर बाबू, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो दर्पण क्या है? सुनो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, दर्पण क्या है? तो वैसा चमकीला परावर्तक सतह। बोलो यहाँ तक किसी को दिख रहा था? बोलो। और किरण पुंज क्या है? अपसारी क्या है? अभिसारी क्या है? समांतर क्या है? पारदर्शी क्या है? पारभासी क्या है? आप पारदर्शी क्या है? इधर तो याद हो गया, कोई दिक्कत ना है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, चलो देखो आप लोग इसको जैसे जैसे पढ़ेंगे उसे से मिटाते चलेंगे ताकि लिखने के लिए जगह खाली हो जाए। आप देखो ध्यान से समझेगा। अब कहता है
देखिए बाबू ध्यान सुनिएगा। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण वैसा चमकीला परावर्तक सतह है, वैसा चमकीला परावर्तक सतह जहां से प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? दर्पण। वैसा चमकीला परावर्तक सतह, वैसा चमकीला परावर्तक सतह जहां से प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? दर्पण कहते हैं। बोलिए, दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के। पहला क्या हो गया? समतल, और दूसरा क्या हो गया? गोलीय दर्पण। कोई दिक्कत? हेलो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरा जो मूल उद्देश्य है लाइव नहीं है, मेरा मूल उद्देश्य है कि आप लोगों को सीखना है, क्योंकि आप अंतिम राउंड है, इसके बाद कोई राउंड मिलने नहीं जा रहा है। अब एक तो परीक्षा राउंड होगा, समझिए ना, उसमें आपको करना होगा। तो बोले दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा कहता कि वैसा चमकीला परावर्तक सतह जहां से प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं बाबा? दर्पण कहते हैं। बोलिए, आप लोग को हम कहें कि दर्पण बना सकते हैं, घर पर बना सकते हैं? आपको एक शीशा दे दिया जाए, जो पारदर्शी शीशा है वो दे दिया जाए, उससे आप दर्पण बना सकते हैं घर पर? क्या कीजिएगा? बना सकते हैं बाबू। आप लाइएगा शीशा को, आप क्या कर दीजिएगा? पेंट कर दीजिएगा, तो दर्पण हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो दर्पण ऐसे नहीं बनेगा। आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं कि अगर तुमको समझ रहेगा, तुमको एक शीशा दे दिया जाए और शीशा दे के कहा दिया जाए इसको दर्पण बना दीजिए, तो तुम लोग क्या करेगा? पेंट लेगा, हरा पीला लाल मार देगा, तो दर्पण हो जाएगा। जैसे ही पेंट मारेगा लाल से, तो पूरा लाल झलकेगा, चेहरा नहीं झलकेगा। तो उसके लिए तुमको पारा का पेंटिंग करना पड़ेगा। ऐसा बताया मेरे, पारा का क्या करना होगा? पेंट करना होगा। जैसे ही पारा का पेंट मारिएगा तो पारदर्शी से क्या हो जाएगा? आप पारदर्शी। क्या हो जाएगा? आप पारदर्शी। जैसे मान लीजिए जिसका कॉपी है, स्पाइरल कॉपी, जैसे बताया तुम लोग बताए थे, एक देखिए एक कॉपी है, अभी देखिए पारदर्शी शीशा मान लीजिए, यह पारदर्शी शीशा, अब जैसे पारा देखो ये अभी पारदर्शी है, लेकिन इसको पेंट कर दिए तो क्या हो गया? आप पारदर्शी। क्या हो गया? आप पारदर्शी। ये पारा का पेंट किए, क्या किए हैं? पारा का पेंट किए। अब सुनो ध्यान से, अभी देखो ध्यान सुनेगा, अभी पारभासी वाला काम कर रहा है, लेकिन मान के चलो कि आप पारदर्शी हो गए, क्योंकि हम इसमें पारा का पेंटिंग किए। अब इस पर क्या होगा कि जैसे पारा का पेंट करेंगे, आपको अगल लड़का पीछे से, हम ऐसे देख रहे हैं चेहरा, आप पीछे से आया, आपको ऐसे मिटार दिया, तो बोलो समूले चेहरा दिखाई देगा, नाके गायब हो जाएगा। आके मेरा नाक हो गया, तो नाक पार हो गया, क्योंकि मिटार लग गया रे, पारदर्शी हो गया बीचों में। इसीलिए पारा को सुरक्षित रखने के लिए इस पर 3 पार का लेपिंग करवा सकते हैं। PV3 बताए थे, PV3 वो बोलता, एक होता है HGS, HGS, और एक होता है आपका AGPR। क्या होता है? AGPR। अगर इसको पेंट कीजिएगा तो शीशा के जो पीछे वाला भाग है लाल रंग का दिखाई देगा, अगर इसको पेंट कीजिएगा तो नीला रंग का दिखाई देगा, और इसको दिखा दीजिएगा तो सिल्वर कलर या तो डीप नीला दिखाई देगा। इसमें आपको अब सबसे महंगा कौन होता है? सिल्वर ब्रोमाइड वाला, ये आपको काफी महंगा मिलता है। अगर तुमको कोई ऑफर देके शीशा खरीद लो, अब पैसा हम देंगे तो कहना कितना होता मुझे आई देते बोला 15-20 से शुरू होता ही बोला। अब कहेंगे सर इस शीशा में क्या खासियत है? करिया आदमी गोर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? तो करिया आदमी गोर नहीं होता, लेकिन ये है कि कम से कम साफ दिखाई देगा। इस और बाकी देखा होगा शीशा, जो गाती गाँव घर में देखा होगा लोकल शीशा, वो चित्ते हो जाता है, यानी बिंदु हो जाता है। देखा कहीं से पीछे से पेंट में छूट गया तो लगता है कि बिंदु पुटली से लग रहा था, तो ये होगी इसमें खराबी। अगर तुम्हारे घर में कोई शीशा है, अब पीला रंग का पेंट है, तो समझ लो कि लोकल नहीं, महान लोकल शीशा हुआ है, क्योंकि खराब शीशा हुआ है। अगर तुम्हारे घर में अरे समझ रहेगा, अगर तुम्हारे घर में पेंट है काला रंग का, या तो शीशा का पिछला वाला भाग, या तो उजला कलर का है,
तो लोकल है। हाँ अगर लाल है चाहे सिल्वर कलर का है तो ये सब कुछ आपका ठीक शीशा है। अब देखो ध्यान सुनेगा, अब देखिए हम आते हैं कुछ पर दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला बाबू समतल दर्पण और दूसरा कौन सी है? दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। तो सुनो ध्यान से, देखिए अब ज्यादातर यही दोनों पूछता है। एक होता है आपका पैराबोलिक और दूसरा होता है, तो उसमें आप कवर नहीं किया गया आपकी किताब में एनसीईआरटी में, लेकिन उसमें पूछता भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं है। देखो ध्यान सुनिए, तो समतल दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह सभी जगह क्या होती है? समान होती है, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। और बताइए समतल दर्पण कितने प्रकार के? समतल दर्पण का प्रकार नहीं होता है, समतल दर्पण का प्रकार नहीं होता है। बताइए जो समतल दर्पण है समझ रहेगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। उल्टा की सीधा? सीधा। बराबर की छोटा? बराबर की बाजी छोटा की बड़ा? कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है छोटा बराबर बड़ा, तो क्या बन जाएगा? बराबर। फिर पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक काल्पनिक और क्या होगा? आभासी, आई में से कोई नहीं, तीनों इसी पूछेगा, तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी काल्पनिक बनेगा और आभासी दोनों एक ही होता है, काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही होता है। अब आते हैं समतल दर्पण है। समतल दर्पण का 5 पॉइंट लिखवाए थे, याद है तुम लोग को? समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या आ गई है? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो कि समतल दर्पण सीधा ना होता है रे, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और बताइए समतल दर्पण से कोई वस्तु कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब जितना दूरी पर समतल दर्पण से खड़ा रहेगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर बताइए तो क्वेश्चन पूछते हैं समतल दर्पण से कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कितना मीटर बनेगा? अंदर कितना बनेगा रे? 10 मीटर बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण से 10 मीटर के दूरी पर खड़ा है ये वस्तु, तो इसका अंदर में कितना बनेगा? 10 मीटर। क्योंकि तुम चलेगा तो यहू चलेगा, देखा है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या हो गया? यानी जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना और वस्तु के बीच की दूरी पूछ देता, जैसे हम कह रहे बाबू की एक लड़का है जो समतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसके प्रतिबिंब और लड़का के बीच की दूरी कितना होगा? 40 मीटर। कितना हो जाएगा? क्योंकि 20 इधर और 20 अंदर, कितना हो जाएगा? 40। सब क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। चलिए बहुत अच्छा। और समतल दर्पण में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और क्या है कि समतल दर्पण के सामने कोई यू वेग से गतिशील है। बोलिए समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है यू वेग से गतिशील है, इसका प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि समतल दर्पण के सामने कोई लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ रहा है, तो उसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो 40, दुगना वेग हो जाएगा उसका। इसीलिए तुम जाओगे जिम वाला के यहाँ, डांस क्लब में जाओगे, वहां जो जाओगे तो वहां तुमको क्या मिलेगा? सगोर समतल दर्पण लगा रहेगा। जिम वाला के पास तुम जाओगे डांस क्लब में डांस सीखने के लिए, वहां भी समतल दर्पण लगा रहेगा। काहे लगा रहेगा? क्योंकि दुगना दिखाई दे। अब लड़का जो दौड़ रहा है उसको लगा कि हम घरे दौड़ते थे तक काम ही दौड़ते थे, यहाँ आया फायदा कर गया। वो फायदा नहीं किया है, वो तो दिमाग से खेल रहा है। वो समतल दर्पण का कमाल है। अब अगला पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें छूटा हुआ। बोलो दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुकाएंगे तो प्रतिबिंब की संख्या बताए थे। थीटा बटा किसे ज्ञात करते हैं? चलिए 360 बटा थीटा से ज्ञात करते हैं। अब एक बताइएगा, एक सैलून है, क्वेश्चन देने जा रहे हैं, आप लोग आंसर उसको बोलिएगा।
एक सैलून है, सैलून वाला क्या किया है कि समतल दर्पण को 50 डिग्री कोण पर झुका दिया। दो समतल दर्पण को आमने सामने में 50 डिग्री पर झुका दिया और उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा दीजिए, छोटिया है, आई छोटिया के झोटिया रहा, आई पूरा वो नीचे लटका लेगा, पूरा बाल झाड़ लेगा, आए वो नीचे लटका लेगा। सैलून में लड़की रखते हैं, ज्यादातर नहीं सैलून, सही बोल रही है, सैलून में लड़की नहीं रहती है, महिला गैरेज में रहती है। सही बात है ना, महिला गैरेज सही में वो महिला गैरेज है, ये जब खराब होके जाती है और निकलती है साफ। सही बता रहे हैं, अगर कोई जमाना घड़ी कह दे, सच बता रहे हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि जमाना घड़ी किसी को दिखा दिया जाए और उसके बाद क्या दिया जाए कि इसको घर में पहचान लीजिएगा, मुंह धोने के बाद असंभव है, नहीं पकड़ाता है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब आते हैं लोग इधर। देखिए तो समतल दर्पण, अरे समतल दर्पण में जो दो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना है, तो बोलो दो समतल कितना झुका है रे, 50 डिग्री पर, यहाँ कितना लिखेंगे 50, 0 क्या हो जाएगा खत्म। तो बोलो 5 सत्ते 35, फिर कितना हो गया 7 दशमलव कुछ आएगा, तो दशमलव तो बनेगा नहीं, और इसकी संख्या कितना हो गया 7, प्रतिबिंब क्यों बनेगा 7 को। हम कहें कि 30 डिग्री कोण पर झुका दिया ताकि वो बनेगा, क्या वो बनेगा रे 12 किया 36 12 हो ना, इसीलिए क्योंकि सम संख्या में एक घटा दिया जाता है, बताए थे प्रतिबिंब की सब में बनेगा, सब में कभी नहीं बनेगा। तो बोलो 11 बने, क्या बनेगा 11, सम संख्या में एक घटा देना है तो 11 बनेगा। इसीलिए सैलून में देखना 20 को क्रीम रखेगा और ओकरो में आधा से ज्यादा खाली रहेगा, और ओकर प्रतिबिंब जोड़ लो, एक क्रीम का फिगर क्यों बनेगा 11 को, तब 20 हो के 11 गुणे 20 कितना हो गया 220 क्रीम झलकेगा। अब कोई लड़की गया महिला गैरेज में और वो देखे कि बाप रे खाली क्रीम में है, ये हो तो खाली क्रीम नहीं है, 20 को क्रीम है और ओकरो में 4-5 वाला होगा, बाकी सब अच्छी होगा, चलता है उसमें आपको खत में खाली आती होगा, पैकेट उसका रखा होगा। तो वैसे स्थिति में यहाँ से आप निकाल सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या। चलिए आप बताइए, अब यहाँ के बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये बताइए बाबू कि प्रतिबिंब की संख्या निकालने आगे आपको निकल जाएगा ना, कि नहीं निकल रहे, चलिए निकल जाएगा, बहुत अच्छा। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बताओ। समतल दर्पण का उपयोग सुविधा से, समतल दर्पण का उपयोग भी पूछ सकता है, अब पूछते रहता भी है। पहला कहाँ करते हैं तो ड्रेसिंग टेबल में, कहाँ करता है ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल देखा तुम लोग, देखा कि नहीं देखा, ड्रेसिंग टेबल में नहीं मिलता सदिया में, शायद ऐसा होगा, हमको तो पता भी नहीं है, कहीं होगा तो पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होता रे, ये ड्रेसिंग टेबल आईने कुछ रखे वाला होगा है। आप देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कहता है ड्रेसिंग टेबल में इस्तेमाल करते हैं समतल दर्पण का। फिर बोलिए दूसरा पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप देखा तुम लोग, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है सैनिक लोग, जो आर्मी वगैरह है वो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करता है। ऐसा वैरायटी का आपको मिल जाएगा, इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर समतल दर्पण रहेगा और एक समतल दर्पण यहाँ रहेगा, इसका बाहर का जितना भी फिगर है सब एकरा में बन जाएगा, एकरा में से कहाँ जाएगा एकरा में, यहाँ से देख रहा। तो इस वैरायटी का आपको रहेगा कौन चीज पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप देखा तुम लोग, कैलिडोस्कोप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैलिडोस्कोप में ध्यान सुनेगा, समझेगा। समतल दर्पण का उपयोग पहला ड्रेसिंग टेबल में, दूसरा पेरिस्कोप में, तीसरा कैलिडोस्कोप में।
कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि 3 गो शीशा जो होता है पारदर्शी होता है उसको साट दिया जाएगा और साटने के बाद उसमें चूड़ी डाल देगा, टूटल फूटल हरा पीला लाल सभी कलर का डाल देगा और उस पर जैसे ही लाइट मारेगा तो चमकेगा सब कलर और चमकेगा तो साथ रहेगा, चमकेगा तो वही चमकीला के उस चमकता है जिसे सजावट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब पहले देखता होगा कि किसी का शादी होगा ना, पहले शादी होता था तो पहले देखते थे मड़वा जो होता था, मड़वा में क्या लगता था आम, देखा बिस्कुट, तुम देखा था नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा होगा, देखा उस समय। अरे कितना दिन पहले जाओ, पीछे जाओ 10 साल पीछे जाओ, 10 साल बैक में तुमको मिल जाता है छोटा, तुम लोग छोटा होगा देखा होगा, आम लटका दिया, बिस्कुट लटका दिया और उसमें क्या होता है कुरकुरे लटका दिया। अब क्या करता है कि बाराती वाला आवेगा ना, जब सुबह में तोड़ के खा आता था, भूखा ना रहता, हाँ भूखा रहता था। तो कैलिडोस्कोप उसी टाइप में होता है कि सजाने के लिए, चमकने के लिए रहता है और इसी पर बना है झूमर। झूमर देखा देखना, शीशा का लटकावा रहेगा, बत्ती द्वारा लटका रहेगा, उस पर जैसी लाइट पड़ेगा ना चमकेगा खूब है। तो यहीं से चोरी किया बनाया गया है कि झूमर इसी पर बनाया गया। आगे चौथा बोलो तुम, एक और बोल दो। सजावट के लिए बहुमूर्ति में, बहुमूर्ति समझता तुम लोग कौन चीज? बहुमूर्ति मतलब कौन चीज है? देखो बहुमूर्ति मतलब होता है, ध्यान देगा सुनेगा ध्यान से, अरे साथ रहेगा। बहुमूर्ति मतलब होता है लेडी मूर्ति, जो महिला अरे सब रहेगा, जो महिला मूर्ति होती है, जैसे सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, ये सब क्या हो गया कि जब इनको मूर्ति बनेगा तो साड़ी जो अति कवर किया जाएगा, उस साड़ी पर छोटा छोटा वो समतल दर्पण लगा देगा। अब ये लगाता क्यों है? सुनो ध्यान से, समतल दर्पण जैसी लगावेगा और उस पर लाइट मारेगा तो लाइट मारने के बाद में वो चमकेगा, क्या होगा? चमकेगा। और जैसे ही चमकेगा तो क्या होगा? वो आंख पर पड़ेगा, जो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरेगा नहीं भी देखना चाहेगा उसको देखना पड़ेगा। इसी का फायदा उठाता है महिला लोग। देखना ये सब शादी ब्याह में जाएगी तो कौची करेगा? इस काम करने वाला साड़ी लेंगे, साड़ी नहीं होता है, और साड़ी पर शीशा रहेगा तंतनी को, और पहन के चल दी। आप बताए शादी ब्याह में, अरे साथ रहेगा, शादी ब्याह में लाइट तो लगा हुआ रहेगा, जैसी लाइट लगा, लाइट मारेगा साड़ी पर तो समतल दर्पण के कारण चमकेगा, और चमकेगा तो कोई लड़का बैठला रहेगा, झुकते रहेगा, और अगर आंख पर लाइट पड़ेगा कभी टिकट सा गया तो बोलो नहीं देखते भाई, तो उसको देखना पड़ेगा। अब महिला लोग की आदत तो ये है कि हमारा देख लिया इसका मतलब साड़ी बढ़िया है। यार साड़ी बढ़िया नहीं है, दर्पण के कमाल है। तो महिला मूर्ति यानी बहुमूर्ति में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप सुनो ध्यान से, अच्छी बताइए तो एक बात सुनिए ध्यान से। समतल दर्पण जो है कि बहुमूर्ति में इस्तेमाल करते हैं, इसका रीजन तो हो गया सारथी चमकने के लिए। लेकिन एक बात होती है, मूर्ति से कहानी आ गया। बोलो, लक्ष्मी जी का मूर्ति हमेशा खड़ा होता है और सरस्वती जी का मूर्ति हमेशा बैठा होता है। क्यों? इसमें बना दिया फोटो में, लेकिन हाँ अच्छा इधर देख लिया तुम लोग। अच्छा सुनो ध्यान से, आप सुनो ध्यान से, लेकिन फोटो वाला कवर किया है। तुम किसी जगह देखना, तुम अपने गांव में देखना, बता रहे देखो ध्यान से, सुन लो। अगर कोई मूर्ति सरस्वती जी का बना रहा है खड़ा, उसको बनाने नहीं आ रहा। नियमता कौची है कि सरस्वती जी का मूर्ति हमेशा बैठा हुआ होना चाहिए और लक्ष्मी जी का मूर्ति हमेशा खड़ा होना चाहिए।
क्योंकि लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी का मूर्ति कहीं बैठा नहीं होता चाहिए। लक्ष्मी जी किसी के यहाँ बैठते नहीं है। सुन लो, बड़ी काम का चीज है। चलो पूजा करती ना खूब है। सुनो, लक्ष्मी जी होते हैं मतलब कि एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। आज किसी के यहाँ है तो कल नहीं भी हो सकते। देखा होगा, सुनो, कि अचानक एक साल में कोई व्यक्ति आ जाओगे तो कहता कह रहे बाप रे कि कैसे हुआ रे, ताकि लक्ष्मी जी ढार गई है पूरा, और एक साल के बाद खाली भी हो गया। तो लक्ष्मी जी आए थे लेकिन तुरंत से चल भी गए। लक्ष्मी जी किसी के यहाँ बैठते नहीं है। अगर कोई आदमी, अभी सुनो ध्यान से, तुम लोग को दम जाना जरूरी है, क्योंकि किसी लड़का का घमंड होता है कि हमारे पिताजी ये हैं वो हैं, हमारे धन संपत्ति इतना है। किसी के स्थिर नहीं रहता। धन संपत्ति जो है आपका लक्ष्मी जी का पाठ है, वो कभी जा सकता है, आ सकता है। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जहाँ, और लक्ष्मी जी सरस्वती जी कहा है कि दोनों वाहन है। जहाँ सरस्वती जी रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जी का निवास दम निश्चित होना ही होना है। जैसे लक्ष्मी सरस्वती जी जहाँ जाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि अरे मान लीजिए तुम लोग पढ़ लिया, अब तुम कहे कि हम भूल जाएंगे तो भूल जाओगे, वो और याद हो जाएगा। और लेकिन तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है, अब तुम दान दे दिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाने का पैसा भी नहीं रहा। लक्ष्मी जी रह सकते हैं, धन संपत्ति रख सकता है, लेकिन जा भी सकता है, खत्म करते भी हो सकता है। लेकिन जो पढ़ लिया, इसलिए कहा कि विद्या चोरी नहीं होता है, बाकी सब कुछ चोरी होता है, समझिए। इसीलिए इस पर आप लोग जो विद्या है उस पर ध्यान दीजिए। इसीलिए लक्ष्मी जी का मूर्ति जो हमेशा बनाता है, खड़ा बनाता है, और सरस्वती जी का मूर्ति जो होता है हमेशा बैठा हुआ है। लेकिन कुछ लोग पता नहीं होने के कारण भी एक खड़ा कर होता है, लेकिन फोटो में किया हुआ है। लेकिन फोटो में मूर्ति हमेशा, अब तो अपना गाँव घर में देख लो ना, मूर्ति बन के आवेगा, बैठा हुआ रहेंगे, और नहीं बैठा हुआ है इसका मतलब उसको बना नहीं जा रहा। हाँ तो वो नहीं गड़बड़ बना रहा है। हाँ बोल दे रहा है। चलिए आप देखिए, हम लोग आते हैं आगे। अच्छा समतल, एक बता देखो, समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में कर सकते हैं? बोलो तो, सोच लो पहले। समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में कर सकते हैं रे बाबू? तो कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो कुछ होगा, इसमें तलने और भूनने वाला काम नहीं होगा। इसमें पूरी नहीं चल सकते हैं, भुजिया नहीं भून सकते हैं। चलिए अब आते हैं, बोलिए ना रे, आप बताइए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण शांत रहेगा। एक हो गया पोल, फोकस, सेंटर, इधर अनंत। अब समझेगा, आप प्रतिबिंब पर जाने जा रहे हैं। आप प्रतिबिंब किस स्थिति पर जाएंगे, ध्यान दो पहले। कहता है, सुनो ध्यान से, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल दर्पण। तो पहले समझिएगा ध्यान से, ये 2 प्रकार को गया, अवतल और बाबू उत्तल दर्पण। सुनो ध्यान से, समझेगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, चलेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, वैसा दर्पण जिसके खोखले गोले का भाग उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन देखिए, अब इसमें प्रतिबिंब चलेंगे, तो बताइए पहले P क्या है, F क्या है, C क्या है, ये सारा चलेंगे। उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब सब चल जाएंगे। तो बोलिए P कौन सी है? ध्रुव। कौन सी है? ध्रुव। इसी को कहेंगे पोल। सुधार से समझेगा। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? बता चुके थे, बोलो। क्योंकि इस दर्पण है, इसको तोड़ दीजिए, 2 भाग में तोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आधा होगा इसका। तब तोड़िएगा तो वही आधा भाग क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। क्या कहेगा? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं।
अगला पॉइंट। फिर आते हैं सी, वक्रता केंद्र। कौन है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट फोकस, या अब देखिए या पहले प्रधान अक्ष देख लेते हैं। तो कहता है वक्रता केंद्र यानी सी और पी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जा सकता है। सुनो ध्यान से, अब प्रधान सी और पी से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब उसके बाद है फोकस। कौन सी है? फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब आते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे छोटकी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। और एक वो है द्वारक। पढ़ा, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। एक बार फिर से बोले जा रहे हैं, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको जहां दिक्कत रहेगा वहां बढ़ा के अपना देख लेना। अब सुन ध्यान से, फिर से सुन लेगा। परिभाषा बोलते जा रहे हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे पी के द्वारा सूचित जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे सी के द्वारा सूचित जाता है। फिर आता है प्रधान अक्ष। सी और पी से यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आते हैं फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे फोकस कहते हैं। इसे बड़की एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद हो गया। और द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। जहां से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कहते हैं द्वारक, यानी जिसका द्वारी होगा उसी को कहते हैं द्वारक। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जो देखते हैं। देखिएगा, ध्यान सुनेगा। देखिए, अब सुनो ध्यान से। गोलीय दर्पण दो प्रकार के। पहला हो गया अवतल। कौन सा हो गया बाबू? अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके बीच, वैसा दर्पण जिसके बीच के भाग क्या होगा? धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर एक परिभाषा इसको और बोल सकते हैं, वैसा दर्पण जिसके बाहरी भाग कलई किया हो यानी पेंटिंग किया हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग कलई किया गया हो, या उस वैसा दर्पण जिसका बीच का भाग उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। याद हो गया रे, इसमें कोई भाग नहीं है। वैसा दर्पण जिसके बीच का भाग धंसा उसे क्या कहते हैं? अवतल। और वैसा दर्पण जिसके बीच का भाग उठा हुआ उसे क्या कहते हैं? उत्तल। और आप बताइएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग बोलो। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहला कहाँ करेंगे? दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी नहीं हजामत भी कर सकते हो। दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए यानी सैलून में इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सैलून करता है इसको
करेगा? सैलून वाला अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर कर दिया तो जे पैसा मिलना रहेगा वो खत्म, क्योंकि ये वो बाल छूटेगा ना तो देखा यहाँ छूटल है, यहाँ छूटल है, उसको दम हर भी तंग करेगा। और अगर गलती से इतनी सुन काट गया तो समझ लीजिए 73 को दिखाई देगा। अब काटा जिसको बाद में पूछा काटा, पहले धाक से मारेगा, कहा कि यही काटा कैसे, तब मालिक हाँ पूरे इतने को मुँह हो जाएगा। आप बताइए फिर दिखाएगा बड़का को, सुन से समझेगा, देखो ध्यान से। तो अवतल दर्पण में तन्नी को चीज बड़का को दिखाई देगा। अब वैसी स्थिति में क्या होगा कि दिखाई बड़का को देगा तो काटेगा थोड़ा सा और झलकेगा बड़का को, तो क्या हो जाएगा, उसको जो पैसा मिलना रहेगा वो पैसा खत्म। अब बताइए, तो दूसरा हो गया, दूसरा बताइए अब क्या करेंगे? सर्च लाइट में क्या होगा? सर्च लाइट में, सर्च लाइट कुछ हो गया, बोलो टॉर्च, कौन हो गया? टॉर्च हो गया। गाड़ी के हेडलाइट भी कर सकते हैं। और तीसरा बोलो, या तो है ना, तीसरा बोलो सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में बोलो, इसमें भुजिया भून सकते हैं? नहीं भून सकते हैं? भून सकते हैं। आप समतल में नहीं भून सकते हैं, अवतल में भून सकते हैं। पूरी छान सकते हैं, छान सकते हैं। इसमें तलने और भूनने का काम किया जा सकता है। एक उपयोग और बोलो, एक उपयोग और बोलो इसका, कुछ बताई थी, बोलो ENT के विशेषज्ञ में। ENT समझता है? आँख, नाक, दांत, टूथ हो गया। ENT के विशेषज्ञ में चेक करने के लिए। और एक आदमी बोलेगा, बोलो और कुछ है? गाड़ी के हेड तो कर ही दिए, और बैठ के सोचते रहो कुछ भी करना है, जो करना है तो आपको कम से कम 3-4 को लिखवाएगा, वहां बोलेगा कि लिख के 3-4 को दूसरे को देगा। तो गाड़ी बनाने में, सैटेलाइट में, तीसरा कुकर में, ENT के विशेषज्ञ में और गाड़ी के हेडलाइट में। और बोलिए उत्तल दर्पण का उपयोग बोलेगा, उत्तल दर्पण का 5 उपयोग बोलो तो, ताकि बता चुके हैं। हाँ ये तो जानते हैं कि हम बोलने करेगा, क्योंकि तब ये आड़ी बाड़ी वाला ही बोल देगा। तो बोलो गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में। और बोलो दूसरा बोलो, प्रयोगशाला में उत्तर करेगा। बोलो सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग होता है, दर्पण करेगा, ये तो मार ही देगा सब। बोलो अरे हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ना 12th में पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ना लिया। देखो ध्यान से सुनो, अरे तुम्हें एक ही बार अटक गया रे, सोडियम परावर्तक लैंप। हाँ लिख ले हैं। तो सोडियम परावर्तक लैंप में, परावर्तक लैंप में, लैंप में। और तीसरा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में। और स्ट्रीट लाइट हो गया। चौथा बोलो पहाड़ी वाले क्षेत्र में, मुर्दार सड़क के किनारे। पांचवा शोरूम के निगरानी में, ये सब कुछ हो गया शोरूम के निगरानी में। जैसे पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो हमको इच्छा था कि हम ऑफिस में बैठा रहे, लेकिन पीछे से कोई घूरा कि नहीं घूर गया। अब बताओ कुछ लेकिन जो बहुत लेकिन नहीं इसमें आया है, अब नहीं, अब नहीं लेकिन आया, बहुत लेकिन नहीं आया इसमें आया। और घूर क्या होगा, वो बोला कि आवेंगे सर, आई 20 वो टीम वाला नहीं आया, 20 लेकिन टीम में था, कहा कि सर आवेंगे, एक के बार आवेंगे, झूठ बना के। अब 20 को लेकर वो आया था, अब वो मोबाइल हम बंद कर दिए, क्योंकि पहले बोल चुके थे कि मोबाइल हम बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग होगा तो फिर डिस्टर्ब होगा। अब उस सब लेकर घूर गया होगा, तो हम चाहते हैं कि लेकिन कोई घूर गया कि नहीं घूर गया, हम एगो दर्पण लगा देंगे कुछ गेट पर, एगो लगाए सीढ़ी पर, एगो कोना पर, एगो ई कोना पर, फिर वो वजह पड़ी। अब यहाँ से बैठ के देखेंगे कि नीचे से कोई घूर के ना गया है,
नीचे का प्रतिबिंब यहाँ आके दिखाई दे रहा है, तो टकराते तो इस शोरूम में निगरानी में पहले इसी का इस्तेमाल होता था, पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो ध्यान सुनिएगा, तो अरे समझ रहेगा। ये देखिए स्ट्रीट लाइट में हो गया आपका सोडियम परावर्तक लैंप में, देखा है वाला सोडियम परावर्तक लैंप, ये आपको लाल, अरे समझ रहेगा, लाल बॉल टाइप का होता है, उसमें आपको साथ रहेगा, अब यहाँ से तो साथ रहेगा, आप तो खड़े हैं, समझ रहेगा। आप देखिए यहाँ के बाद अरे आगे आ जाओ, आगे कहाँ से कहाँ बुला के उसको बोले आप सुन रहे अरे शांत रहेगा, आप तो करे आप देखिए शांत रहेगा। आप कहाँ जा रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर दिए और अवतल का उपयोग हो गया। अब इसके बाद कौन सी है, प्रतिबिंब देख सकते हैं, श्रोधा से पहले प्रतिबिंब पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे हम। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बोलो, कहता है जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। सुनो ध्यान से समझेगा, कहता जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अगर मिल गया तो वास्तविक और नहीं मिला अब वो करे तो जोड़ लो कि कहता कि जब दो या दो से कहता है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, क्योंकि प्रतिबिंब चलेंगे उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझेगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब इसमें प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, इसी को कहते हैं आभासी बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहता है जब प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आभासी यानी काल्पनिक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देगा, अब प्रतिबिंब की स्थिति मेन पॉइंट यहाँ से देखो, क्वेश्चन बड़ी पूछता है, अब ध्यान सुनेगा, इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा। प्रतिबिंब जो है यहाँ के बाद हम लोग पूरा बनाना सीखेंगे। देखो ध्यान से अब समझेगा, बोलो रे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, बोलो सब बना के दिखा दे कि खाली समझा दे, दिखा दे, बना के दिखा दे, चलो बहुत अच्छा। पहला एक तो बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये कौन दर्पण है रे, अवतल दर्पण, ये कौन है छो गया, अरे कौन है छुआ रे, ई कौन सी हो गया, बोल ई कौन सी, ई कौन सी, ई कौन सी, अनंत। आप पर दिए सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर, कहाँ रखेंगे, अनंत पर। देखिए ध्यान से मिलेगा, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो किरण जाएगा, टकरा के कहाँ से निकलेगा, तो एक किरण टकरा के निकल गया, फिर नीचे जाएगा अनंत से आ रहा तो, और ये कहाँ से निकलेगा, फोकस से, यही प्रतिबिंब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, फोकस पर। देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन कह देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति को दिखाएं या बनाएं, तो नहीं बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन गया। अब बताओ वास्तविक बनेगा क्या आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक आभासी भी समझाएंगे, उसको सब याद भी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा,
वस्तु को कहाँ रखें बताओ तो, बोलो। वस्तु को हम कहाँ रखें ना बउआ? ई कौची हो गया? पोल। ई कौची रे? फोकस। ई कौची? सेंटर। ई कौची? अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, वस्तु को कहाँ रखें? अनंत और सी के बीच। देखो ध्यान से समझो किरण, देखो ध्यान से। तो कहता है कि वस्तु को रख दिए कहाँ? अनंत और सी के बीच। अनंत और सी के बीच रखे हैं तो बोलो ई किरण कहाँ जाएगा? दर्पण में। अब दर्पण से टकरा के कहाँ से निकलेगा? फोकस से। कहाँ से निकलेगा? फोकस से। अभी फोकस से निकला तो तुम ही बताओ, ई फोकस से निकल गया, अब यहाँ से क्या जाएगा? कहाँ जाएगा? ध्रुव पर। कहाँ जाएगा? ध्रुव पर। किरण के आरेख में बता चुके हैं कि बता दे, उसको पहले वो बता दे। किरण आरेख अगर कहता है कि समतल दर्पण मुख आज के अवतल है तो मुख आज के समांतर जाएगा तो निकलेगा कहाँ से? फोकस से। अगर ध्रुव पर जाएगा तो आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर सी से जाएगा तो उसी पर वापस लौट जाएगा। बताए थे, जिस पर आएगा उसी पर वापस लौट जाएगा, ये बता चुके हैं। और एफ से जाएगा तो क्या हो गया? सीधे हो जाएगा। बताए थे। यानी फिर सुनो, अरे किरण के आरेख वाला सुनो, सीधे आएगा एफ से ही जाएगा, याद है? सीधे आएगा एफ से ही जाएगा, एफ से आएगा सीधे हो जाएगा, ये बता चुके हैं। गीत वाला सवाल का बताए थे तुम लोग को। सीधे आएगा एफ से जाएगा, एफ से आएगा सीधे हो जाएगा, सी से आएगा उसी पर लौट जाएगा, और ध्रुव पर जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा। एक बार हम फिर से बना के दिखा देते हैं ताकि ये वाला तो आपको एकदम चाहिए ही चाहिए। देखो अब एक किरण के आरेख पहले समझ लो, पर फिर से ये कौन दर्पण है? आपतल दर्पण। ये कौन आज? ई कौन हो गया? पोल। ई कौन? ई कौन? ई कौन? अनंत। अब तुम्हें बताओ, सीधे जाएगा कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। सीधे आएगा एफ से जाएगा, एफ से आएगा सीधे हो जाएगा, बताए थे। और सी से आएगा, सी से आएगा उसी पर लौट जाएगा, और ध्रुव पर आएगा आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा। ये बता चुके थे, बताए थे। तो चलिए अब इसमें बताओ, देखो ध्यान से, वस्तु को कहाँ रखे? देखो समझोगे, वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और सी के बीच। किरण क्या? दर्पण से टकरा के फोकस से निकला, यहाँ से किरण जाएगा कहाँ? ध्रुव पर जाएगा, और इसका प्रतिबिंब ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तीसरा क्वेश्चन है, बोलो। अब हम दर्पण बना लिए, ई कौची रे? पोल। ई कौची? फोकस। ई कौची? ई कौची? अनंत। हो गया। अब बताओ, वस्तु को अनंत पर रखे, फिर अनंत और सी के बीच रखे, फिर कहाँ रखे? सी पर। वस्तु को कहाँ रख दिए? सी पर। ये किरण कहाँ जाएगा? दर्पण में। निकलेगा कहाँ से? निकलेगा कहाँ से? फोकस से निकलेगा, फोकस से निकाल दिए। अब बोलो, ये किरण कहाँ जाएगा? ध्रुव पर, और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? सी पर। कहाँ बन जाएगा? सी पर। आप लोग लगा कि सर वास्तविक कैसे बनेगा, आभासी कैसे बनेगा, और छोटा बड़ा कैसे बनेगा, ये नहीं बता रहे हैं, उसको बतावेंगे हम अभी। पहले सीख लो प्रतिबिंब वाला। अब थोड़ा सा ध्यान दो, रे शांत रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन बताइए, चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन, चलो देखो ध्यान से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु को यानी पोल, फोकस, और ये हो गया सेंटर, ये हो गया अनंत। इसको भी हटा ही लेते हैं। चलिए देखिए बाबू, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर, अनंत। एक रहते हैं चौथा क्वेश्चन, ये हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। बताइए, वस्तु को हम कहाँ रखें? वस्तु को हम अनंत पर रखें, सी और अनंत के बीच रखें, सी पर रखें, अगला कहाँ रखें? सी और एफ के बीच। ये कहाँ जाएगा? दर्पण में। टकरा के निकलेगा फोकस से। ये तो करने में रे,
बोलो ई कहाँ जाएगा? ध्रुव पर। कहाँ जाएगा? ध्रुव पर। और ई कहाँ जाएगा? अनंत और सी के बीच। अनंत और सी के बीच। कहाँ बना पड़ती है? अनंत और सी के बीच। अच्छा ये देखो तो उल्टा बना के सीधा बन रहा पड़ती। कैसे बन रहा? क्योंकि है खड़ा ऐसे, बन रहा ऐसे, तो उल्टा ना रे। चलो बहुत अच्छा। अगला बोलो 5वां क्वेश्चन। वास्तु को कहाँ रखे हम? कहाँ रखे? एफ पर। तो बोलो ई किरण जाएगा और टकरा के निकलेगा फोकस से। ई कहाँ जाएगा? ध्रुव पर। ई निकलेगा, ई कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं अनंत पर। क्या बनेगा? अनंत पर। और एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ था कि वास्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब बनवे नहीं करेगा? लेकिन कहा कि हाँ मास्टर तो शादी पर रखी ने बनवे नहीं करेगा। अरे लेकिन तो दिमाग कुछ था कि मास्टर साहब सगनों पर आए थे, यहाँ रखे थे यहाँ बनेगा, यहाँ रखे थे यहाँ बनेगा, और कह रहा कि बनवे नहीं करेगा। तो अनंत के मतलब होता है कि नहीं बनना। अनंत को तो कुछ था नहीं बनना। ये बोलो अरे एगो ई सब है, माने कि एगो हम है, आए वही है, ये ऐसे चल दिया, ऐसे चल दिया, दोनों आपस में कहना टकराएंगे तो कहीं ना जाते रहो, ये अपन सीधे, ये अपन सीधे, दीवार तोड़ दो मान लिया जाए। दिमाग तो खूब लगाता है। अब बोलो दोनों समानांतर जाएगा तो कहीं टकराएगा? नहीं टकराएगा। तो उसी को कहते हैं अनंत पर। कहाँ मिलेगा? ताकि अनंत पर कहीं मिलेगा जाकर क्या होगा? कोई याद है क्या? यही होता है अनंत पर। अब एक बात है, पर कुछ हो गया लास्ट पे आती है। चलिए चलो ध्यान से देखेगा। अभी 6ठा क्वेश्चन देखो रे, समझ रहेगा। वास्तु को देखो ध्यान से, वास्तु को कहाँ रखे अभी हम? फोकस, सेंटर और अनंत हो गया। बोलो वास्तु को कहाँ रखे अभी हम? कहाँ रखे? ध्रुव और फोकस के बीच। मतलब यही ना रहेगा रे, यहाँ से जाएगा और टकराएगा, कहाँ से निकलेगा? फोकस में निकालना इसको है, फोकस से निकाल दिए। अब बोलो इन चल जाएगा सीधे डॉट लाइन, इसका पट्टी कैसा बनेगा? काल्पनिक बना देगा। फिर बोलो ये कहाँ जाएगा? सॉरी कहाँ बनेगा? ध्रुव पर। कहाँ जाएगा? आई टकरा के निकलेगा, आई सीधा बना देगा, क्योंकि एने वाला तो फोकस अनंत को बना ही दिया था। अनंत के बाद कुछ होता है क्या? बोले नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे भाग जाएगा। तो बोलो ये क्या हो गया? दर्पण के पीछे काल्पनिक। बोलो सीधा की उल्टा? क्या हो गया? सीधा। और एक में पूछते रहता हूँ कि वास्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा? तो सीधा बनेगा। 6 गो में 5 गो उल्टा, लेकिन एगो सीधा बना। अब तुम लोग को लग रहा है कि सर सुनो ध्यान से समझेगा, कैसे काल्पनिक बनेगा और कैसे छोटा उल्टा बड़ा कैसे बनेगा? थक गया हो? हम तो पहले ही बताए थे कि तुम लोग खाना वाना खा के आना 10 से 4। अरे एक दिन साल लो। आप सुनो ध्यान से, आप समझोगे तो ध्यान से। अब हम याद करवाने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। अरे समझेगा ई कौची रे? पोल। ई कौची? फोकस। ई कौची? सेंटर। और इधर कौची हो गया? अनंत। अरे शांत रहोगे, आप समझो। मेन यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठा सकता है। अब देखो याद करवा रहे हैं। एक वो लड़का है जिसका नाम है, मान लिया जाए अभिषेक। कौन नाम है? अभिषेक। अरे अभिषेक नाम है लॉटरी लाग करो तो। अब देखो अरे ये है अभिषेक और एक वो लड़की है ऐश्वर्या राय। आप सुनो ध्यान से, दोनों ये से है। आप सुनो ध्यान, सुनो पहले सुन लो। अब अभिषेक का लॉटरी लग गया ऐश्वर्या से, और अब मान लिया जाए अरे
ये ऐश्वर्या, ये सब चेंज कर लो, घर चेंज कर लो पहले, तब मजा आएगा। ये है अभिषेक, आई है ऐश्वर्या। अरे छोड़ ना, एम करे तो फिर माला लगा जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। फिर ऐसा नाम ले रहे हैं कि कहीं मैच ना कर जाए, बहुत तकलीफ हो जाएगा उसको, तो मैच भी नहीं करना चाहिए। अभिषेक मैच करे लेकिन ऐश्वर्या मैच ना करे। आप सुनो ध्यान से, पहले समझो। अरे देखो ध्यान से, ये बड़ी तुम लोग ताकत की आदत नहीं होता है। सुनो ध्यान से, अब ऐश्वर्या का घर है एकांगर, कहाँ है? एकांगर। और अभिषेक का घर है कहाँ? फतुआ। कहाँ है? फतुआ। मान लिया जाए, मान लेते हैं। सुनो पहले ध्यान से समझोगे, ये बड़ी कदर याद नहीं होता है। ये है एक फतुआ घर है, एकांगर। तुम बताओ तो हिलसा और एकांगर के बीच में कौन बाजार है? मीना बाजार। कौन है? मीना बाजार। और फिर कौन हो जाएगा? हिलसा। कौन हो जाएगा? हिलसा। एकांगर, मीना बाजार, हिलसा। आए ना होता है। अभिषेक के घर और हिलसा के घर, अभिषेक के घर फतुआ है और हिलसा के बीच में कौन बाजार है? डियामा। कौन हो गया? डियामा। समझो पहले, ध्यान सुनेगा। हिलसा और फतुआ के बीच में कौन है? डियामा। और ये कुछ हो गया? हिलसा। इन्हें कुछ हो गया? मीना बाजार। इन्हें कुछ हो गया? एकांगर। आई कुछ हो गया? डियामा। ये कुछ हो गया? फतुआ रे। फतुआ, धन्यवाद नहीं, फतुआ। हम बीच में एक ले रहे हैं पार्ट। इसको हटा दो। अब समझोगे? अब समझोगे, ध्यान सुनोगे, समझेगा। इसमें कैसे करना तुमको है? कुछ नहीं करना, तुम ध्यान दीजिएगा। अरे शांत रहेगा। आज ऐश्वर्या और अभिषेक में बात हुआ कि मिले के ना, अब दोनों में बात हुआ मिलने के लिए, दोनों एक दूसरे के फोन किया। ए शांत रहेगा, देखो ध्यान से समझेगा। तो एक दूसरे को फोन किया कि मुलाकात करना है, तो ध्यान से पहले समझिएगा। देखो मुलाकात करना है तो लड़का सब होशियार हो गया, कहता है कि तोर घर है ना, क्योंकि तो जानता लड़का कि लड़की के घर पकड़ा गए ना तो वहां से लाश आवेगा, और लड़का के घर लड़की पकड़ा गया तब गार्जियन कहा कि जो भाग जाओ चले जाओ, उसको मारता था नहीं है। ऐसे कहा कि देखो मिले हमें तो घर नहीं, ना तू आओ हिलसा, हम आते हिलसा। तो कहा कि ठीक है। कि फोन किया, अरे तो बोलो अब इस ऐश्वर्या के घर कहाँ रे? एकांगर। और अभिषेक के घर कहाँ? फतुआ। एक स्टेप ही पढ़ा, बोलो ऐश्वर्या कहाँ आ गई? मीना बाजार। तब फतुआ अभिषेक कहाँ पहुँच गया? बस थोड़ा सा ध्यान दो, एक स्टेप ही पढ़ेगा तो एक स्टेप ही पढ़ेगा। और बोलो ऐश्वर्या कहाँ पहुँच गया? तो अभिषेक कहाँ पहुँच गया? हिलसा रे। अब दोनों हिलसे में है, लेकिन ऐश्वर्या पहुँच गया ई रोड से या बाईपास से, कुछ हो गया बाईपास से, और अभिषेक पहुँच गया ई बाजार वाला से। तो मुलाकात होगा? अगर तू कहाँ है ताकि हिलसा, वो कहाँ है तो हिलसा, तो मुलाकात तो क्या हो रहा है? और आगे बढ़ो, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया ऐश्वर्या? अभिषेक मीना बाजार। ये कहाँ पहुँच गया? डियामा। कहा कि और बढ़ो, तो कहा कि ये पहुँच गया कहाँ? फतुआ। ये कहाँ पहुँच गया? अभी एक दूसरे के घर पहुँच गया। कहा कि देखिए तोर घर देख रहे हैं। हाँ अरे ऐश्वर्या कह रही है कि हमें फतुआ पहुँच गया तो घर देख रहे हैं, तब से कह रहे हैं दोनों घर देख रहे हैं। तो बोलो, लेकिन अभिषेक के जो दोस्त है बड़ी खतरनाक है, बैल बैल बन गया। अब देखो वो सब कहा, अब ऐश्वर्या पूछ गई कि हमारा अभिषेक के देखला है, तो दोस्त लोग कितना खतरनाक होता है। कहा कि हाँ देखे, देखा नहीं है देखे, तो कहा कान ने ताकि पिछुती में लेकिन भाग के दूसरा कोई, यही दोस्ती होता है। पिछुती में लेके भाग गया बस। अब देखो याद हो गया। बोलो
वास्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ रे, कहाँ बनेगा? वास्तु अनंत पर प्रतिबिंब, वास्तु अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच, वास्तु सी पर प्रतिबिंब, वास्तु सी और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तु सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कहाँ? अनंत और सी के बीच, वास्तु एफ पर प्रतिबिंब और वास्तु एफ और पी के बीच प्रतिबिंब हुआ याद। और एने एक से इधर कहीं भी रखिए वास्तु को, शाब्दिक कौन सी बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कौन सी बनेगा? वास्तविक और उल्टा। एक दिन कौन सी? काल्पनिक और सीधा। कौन सी? काल्पनिक और सीधा। अरे 6 गो में शाब्दिक वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। एक दिन कौन सी रे? सप्ताह में के दिन? रोज कुछ खा लो, शनिवार कौन सी? तो बस वही है और कुछ 6 है। 6 में एक दिन कौन सी? काल्पनिक सीधा, बाकी दिन कौन सी? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब बाकी दिक्कत है प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये दिक्कत है। कहना कि सी पर रखेंगे तो बराबर। अच्छा बोलो, कोई बच्चा जन्म लेता है तो डायरेक्ट पिताजी के बराबर होता है कि धीरे धीरे वो होता है? धीरे धीरे। तो एने छोटा, एने पिताजी के बराबर और एने कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। अरे देखो, वास्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? छोटा। वास्तु अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब कैसे बनेगा? छोटा। वास्तु सी पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तु सी और एफ के बीच प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तु एफ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब वास्तु एफ और पी के बीच प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बड़ा। पर ये लोग कह रहे कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बराबर बनेगा, याद हो गया? कोई दिक्कत? इस सब बताया हुआ है। अब एक बार एक राउंड में आ गया फिजिक्स पूरा ही कवर हो जाएगा। अब लगभग अब है अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति ना, तो उत्तल दर्पण में किरण क्या रिएक्शन समझ लो। ये हो गया उत्तल दर्पण, कुछ हो गया उत्तल दर्पण। बोलो ये कौन चीज? पोल। इधर फोकस कि इधर फोकस? 1 नंबर तरफ कि 2 नंबर तरफ? पता है? तो फोकस किधर होगा? फोकस 2 होगा? नहीं। बोलो फोकस किधर होगा? एक तरफ की 2 तरफ? 2 तरफ। तो बोला ऐसे ना बना रे, बोला ऐसे ना बना। तो फोकस इधर, सेंटर इधर, अनंत इधर, अनंत इधर भी तो होगा। अब बोलो किरण कहाँ जा गया? अनंत से आ रहा। कहाँ से आ रहा? अनंत से टकरा के निकलेगा। कहाँ से? फोकस से। ये ऐसे निकल जाएगा। इन्हें आप देखा ये काल्पनिक बनाया। क्या बनाएगा? काल्पनिक। सुनो ध्यान से, अनंत से आया तो क्या निकला? फोकस से। काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। अगर एफ पर आता तो क्या हो गया? सी से यदि अनंत पर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एफ पर आएगा तो अनंत पर निकलेगा, और सी पी पर आएगा तो आपतन कोण परावर्तन को दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसमें 3 गो आरेख इसका था उत्तल में। अब थोड़ा सा ध्यान देगा। अब तो ध्यान से छान जाएगा। अब लगा कि सर इसमें टाइम तो जल्दी लग गया, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें ना, कोई बात नहीं, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उन्हें बढ़ जाएगा। अब देखो ध्यान सुनेगा। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु अगर अनंत पर आए, अनंत से आए तो बोलिए कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक बन जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। समझ गया? तो इसलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? बोलो सॉरी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा? अवतल में दर्पण में तीनों बनेगा, छोटा बड़ा बराबर तीनों। इसे तो पूछ रहे थे कौन बोलता है? अवतल में तीनों, और उत्तल में कौन बनेगा? हमेशा छोटा। क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। समझ गया? तो यहाँ से कवर करना। आप बताइए, ए वो है ए बराबर r/2। अच्छा उपयोग बता दिए, उपयोग हो जाना है सबका हो गया उपयोग। अब बताओ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति हो गया, उत्तल में हो गया। आप बताइए इसमें ए बराबर r/2 सिद्ध कर लेगा ना?
ये तो सिद्ध कर दिए हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ कवर करेंगे नहीं, क्योंकि 5 नंबर ऐसे तो टाइम लग रहा है, क्योंकि हाँ आज इसको इसमें तो का ही है, आज इसको दिक्कत है वो फिर लास्ट में कहेगा, उसको पीडीएफ में भेज देंगे। और एक किया हुआ है दर्पण सूत्र में किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ में नहीं किया गया है। कुछ बैच का दो बैच लेकर है जो नहीं कहा कि नहीं हो पाया है, क्योंकि हम नहीं पढ़ाए थे, कोई सर पढ़ा दिए थे, तो उस चैप्टर को हम छोड़ दिए थे, तो उसको हम लास्ट में इसको कर देंगे। पहले पढ़ लीजिए। अब बोलो इसके बाद में आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन। बोलो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। बोलो m बराबर कौन सी, इसे m दो से कहते हैं, m बराबर कौन सी v बटा माइनस v बटा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा रे। चलो तो आवर्धन क्षमता इसको तो देख लीजिएगा, हो गया इसका चैप्टर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हाँ दर्पण सूत्र जो है लास्ट में जिसका नहीं हुआ है उसको कर देते हैं।